यहाँ पास अब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीबीटी 1 में बच भी जाते हो तो सीबीटी 2 के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो आप बाद में तैयारी नहीं करोगे, तैयारी आपको पहले से करके चलना होगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पहले सोचते हैं सीबीटी 1 पढ़ेंगे, बाद में पास हो जाएंगे तब जाके सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो वीडियो टाइटल है आरआरबी एनटीपीसी मैथ वर्सेस आरआरबी ग्रुप डी मैथ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 2016 में आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था और 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें मैथ का क्या पैटर्न था, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। साथ में आपका एडवांस पार्ट और अर्थमेटिक पार्ट का क्या रोल होता है आपका पेपर में, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, जो कि आपका सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर जो मैक्सिमम लोगों की क्वारीज होती है कि आपका एडवांस पार्ट का क्या वेटेज होता है पेपर में, चाहे एनटीपीसी की बात करो या फिर ग्रुप डी की बात करो, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। और कई लोग बोलते भी है कि उनका जो एडवांस पार्ट है वो बहुत ही वीक है, तो क्या एडवांस पार्ट के बिना आपका काम चल सकता है पेपर में, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। फिर आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जो लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक बार देख लो कि कोई चैप्टर आपसे स्किप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आरआरबी एनटीपीसी मैथ 2016 का ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आपको मैं बताता चलता हूँ कि मार्च और अप्रैल में आपका पेपर हुआ था 2016 में। ये पूरे मार्च और अप्रैल में आपका एनटीपीसी का जो भी पेपर हुआ था, ये आपका इन्हीं सभी चैप्टरों में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए खुद तैयार किया है, 2 से 3 दिन मैंने पूरा देखा पेपर का पैटर्न कि किस किस तरीका से कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, तो ये मैंने उसी तरीका से लिख भी रखा है, ठीक है। आप लोग देख लो, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, तो इसका मतलब क्या है मैं वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका 2016 में आपका एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, वो आपका इसी चैप्टरों में से पूरा आपका एनटीपीसी का पेपर कंडक्ट हुआ था। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर मैं आपका सब कुछ को अलग अलग करके लिखा हूँ, जैसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं आपका ग्रुप डी का। तो देखो, ग्रुप डी 2018 का जो पेपर हुआ था, आपको पता होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया था ग्रुप डी का। तो यहाँ पर अब तक तो सभी लोगों को पता चल गया होगा, जो पेपर का पैटर्न था वो सितंबर में आपका ऑलमोस्ट सेम था, अक्टूबर नवंबर में भी आपका ऑलमोस्ट सेम था अपना अपना मंथ में, दिसंबर में भी पेपर का जो लेवल था, पैटर्न था, वो सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पास जो आपके 4 मंथ में जो आपके पेपर कंडक्ट कराए गए थे, तो ये सभी चैप्टरों से आपके पेपर कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। मतलब सभी चैप्टरों में से, इन्हीं सभी चैप्टरों में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी 2018 में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इससे कुछ भी आपका बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर आपको मिलेंगे जो आपका केवल कुछ ही शिफ्टों में पूछा गया था, मगर मैं फिर भी इसको ले लिया हूँ। जैसे कि अगर बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 ही शिफ्ट में केवल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रोबेबिलिटी का, बाद बाकी और कोई शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, फिर भी मैंने ले लिया। क्लियर। तो ये आपका ग्रुप डी 2018 में आपके सभी पूरे पेपर में, आपके पूरे सिनेरियो में आपका इस तरीके से इन चैप्टरों में से पूछा गया था। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा बर्निंग टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी में। तो देखो, 2016 में आपके ये अर्थमेटिक के वो चैप्टर है जो कि आपके इन सभी चैप्टरों में से आपका मैक्सिमम शिफ्टों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्योंकि आप भी समझदार हो, आपको पता होगा सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ कुछ आपके शिफ्टों में आपका लक होगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे, कौन से चैप्टर से नहीं बन रहे। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ ये सभी बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक मतलब क्या, ये वो टॉपिक थे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये वो टॉपिक है जहाँ से आपके आने वाले समय में क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर मैंने छोड़ रखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो चैप्टर से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, मगर वो चैप्टर से वही होगा कि किसी के शिफ्ट में आएंगे तो किसी के शिफ्ट में नहीं आएंगे। समझ गए बात को। तो पढ़ना है आपको फिर भी। अब बात करते हैं एडवांस में। तो देखो, एडवांस के ये सब आपके बर्निंग टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये आपका सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री और भी होते हैं आपका, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आपको वैसी जैसे कि आपके वो चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आपका फिक्स नहीं है, बट ये सब आपके मेजर टॉपिक है जो आपको कवर करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि एनटीपीसी का में सीबीटी 2 भी आपके लिए है।
तो आप जो तैयार करोगे रोड मैप अपने लिए, तो वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना है आपको। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप अगर सीबीटी 2 के लिए तैयारी करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना होगा, साथ में मेंसुरेशन भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये दो चैप्टर को तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। ये दो चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनेंगे, मतलब बनेंगे। मैं बता भी दूंगा कि अगर आप इसको छोड़ते हो तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये भी मैं बता देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर देखो, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन बनेंगे और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये चारों चैप्टर से जरूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आपके बन जाए। अगर आपका लक बहुत खराब है तो इन चारों चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका वीक सेक्शन है तभी लक खराब होगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका 4 चैप्टर से क्वेश्चन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो यहां पास अब मैं वही बोलना चाहता हूं कि अगर आप सीबीटी 1 में बच भी जाते हो तो सीबीटी 2 के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो वो आप बाद में तैयारी नहीं करोगे, तैयारी आपको पहले से करके चलना होगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पहले सोचते हैं सीबीटी 1 पढ़ेंगे, बाद में पास हो जाएंगे तब जाके सीबीटी 2 के लिए पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सीबीटी 2 के लिए भी तैयार होना है। अब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम जो होगा वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, लेवल उसके भी हिसाब से। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन को आप नहीं छोड़ सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि क्या वेटेज होता है पेपर में। तो देखो, पेपर में आपका वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे एडवांस से, ठीक है। अब मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 6 तक आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसे स्पेशल शिफ्ट होते हैं जहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो देखो, 2016 का में अगर आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन, यहां से आपके कुछ कुछ शिफ्ट में तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जबकि आपका हर शिफ्ट में 3 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिल रहे थे। तो आप देख सकते हो ये कुछ कुछ ऐसे शिफ्ट थे जहां पर आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको केवल और केवल डेटा इंटरप्रिटेशन से ही क्वेश्चन देखने मिले थे। तो वो सब आपका स्पेशल शिफ्ट हो गया जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि पेपर कहां से आपके बन रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं बोलूंगा ये आपका वो टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है, मतलब करना है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां से अगर 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर दोगे तो क्या होगा, 30 मार्क्स का जो आपका एनटीपीसी का पेपर होगा, फिर वो क्या हो जाएगा आपके लिए 25 तक आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें से भी आपको पता है कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे जो आप अगर मान लो चैप्टर पढ़े भी हो, वहां से फिर आप क्वेश्चन फिर भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको फंसाए जाएंगे। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आप एडवांस पार्ट को अगर आप छोड़ते हो तो यहां से फिर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन को जरूर से करो। अब यहां पर मैं बताता हूं अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा। मैंने क्यों लिखा बेसिक अलजेब्रा, क्योंकि आप पेपर अगर उठा के देखोगे तो अलजेब्रा के बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना, सीबीटी 1 में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बने हैं। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में भी इंपॉर्टेंट थ्योरम से ही क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसको आपको छोड़ के बुद्धिमानी नहीं होगा। आपको कम से कम स्मार्ट वर्क भी अगर आप करते हो तो इन सभी का जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है कम से कम एटलीस्ट वो देख लो, ठीक है। बात बाकी फिर बाद में लक में देखेंगे कि आपके शिफ्ट में बना या फिर नहीं बना, वो बात की बात है। मगर आपको लक के भरोसे नहीं रहना, आपको अपने भरोसे रहना और सब कुछ कवर करना है। क्लियर? तो मैं बोलूंगा कि आप अलजेब्रा भी कर लो या ज्योमेट्री भी कर लो, अगर आपको जैसा ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इन दो की चीज़ को छोड़ देना चाहिए तो आपकी मर्जी है। कहीं ना कहीं फिर आपको इसका नंबर को मैनेज करना होगा आपको अपने हिसाब से। क्लियर? अब वैसे ही बात करेंगे ग्रुप डी में। तो ये ग्रुप डी के आपके सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक थे जो 2018 में जो पूछे गए थे। मैक्सिमम शिफ्टों में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो कि मैंने लिख रखा है। और बात करेंगे एडवांस में, तो एडवांस में भी आपका इसी तरीका से ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन ये आपके एकदम फिक्स है। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बता दूं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो केवल आपका सीबीटी 1 ही होता है यहाँ पास, उसके बाद आपका डायरेक्ट फिजिकल होता है। तो इसलिए आपका जो पेपर का लेवल होगा वो एनटीपीसी से सीबीटी 1 से अच्छा लेवल होगा, नो डाउट, क्योंकि वहां पास वो सीबीटी 2 भी लेते हैं जहां से वो स्टूडेंट को फिल्टर कर देंगे, मगर आपका केवल और केवल सीबीटी 1 होता है। तो इसलिए आपका जो पेपर का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, इसलिए आपको भी तगड़ा मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही बोलूंगा, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्टों में अगर मैं बात करूं नवंबर दिसंबर का, अगर आप शिफ्टों में देखोगे ना तो मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन आपको 3 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन 3 से 4 मिनिमम पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मेंसुरेशन का अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। समझ रहे बात को? मगर पढ़ना आपको फिर से सब कुछ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि आप लोग समझिएगा अपने हिसाब से कि आपका क्या वीक है क्या वीक नहीं है, और अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मैं बोलूँगा,
आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इसको स्किप करोगे तो मतलब 25 मार्क्स का जो पेपर होता है वो फिर आपका आ जाएगा 20 से 21 में। और फिर वैसे ही होगा, इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप उसको में भी ना बना पाए तो वहां से उसका भी नंबर चल जाएगा। और जैसे कि आपको सबसे बड़ा चीज़ तो ये भी पता होना चाहिए, आपके रेलवे एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। अगर एनटीपीसी में 30 मार्क्स का पेपर होता है और आपका ग्रुप डी में 25 मार्क्स का पेपर होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 25 क्वेश्चन ही पूछे। वो ज़्यादा भी पूछ चुका है और कम भी पूछ चुका है। कुछ कुछ शिफ्टों में अगर आप देखोगे एनटीपीसी का तो 32 से 33 क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है और कुछ कुछ शिफ्टों में 27 से 28 क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो ये तो बात की बात है, समझ रहे हो। तो इसलिए अब मैं बोलूँगा कि आप देख लो यहाँ पास कि आपका कौन सा चैप्टर सही है और कौन सा चैप्टर सही नहीं है, क्योंकि आपको फिर देखना भी तो पड़ेगा ना बाद में कि आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अर्थमेटिक में ना बना पाए तो फिर आप एडवांस से उसका भरपाई करोगे। तो ये चीज़ को आपको पहले से समझ के तैयार रखना है। और मैं पहले से आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो, आप चाहे दोनों का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पढ़ना सब कुछ सेम ही है। पढ़ना आपको सब कुछ सेम ही है, केवल आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, इस बात पे आप इसको दो राह नहीं है, इसमें आपको चीज़ों को पहले से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप दिमाग में बैठा के चलो कि दोनों का पैटर्न भी सेम होगा, क्योंकि एक ही चैप्टर से कुछ क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो देखो, ये ग्रुप डी में अगर आप बात करो मीडियन मोड, ये मीडियन मोड से क्वेश्चन आपके जो बने ना पेपर में वो केवल या तो मध्य का पूछा है या तो मोड पूछा है। ठीक है, अगर वही बात करेंगे यहाँ पर एनटीपीसी में, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे गए थे आपके 2016 में, और यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स से। तो समझ सकते हो, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यही चैप्टर के क्वेश्चन आपको वहां पर नॉर्मल पूछे गए और यहाँ पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सब चीज़ों को आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करें मैथ में, जैसे कि आप 25 में आप एम कर रहे हो कि 23 प्लस अगर स्कोर करे तो वो पॉसिबल है, कोई बड़ा बात नहीं है। या फिर आप एनटीपीसी में सोच रहे हो कि 30 में अगर 28 प्लस स्कोर करे तो भी पॉसिबल है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा से मेहनत करना होगा। ये जो चैप्टर मैं दिखा रहा हूँ उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चैप्टर छोड़ रखा तो आप मुझे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डी है और ये एनटीपीसी है, तो इसके लिए आपको मेहनत भी उतना ही करना होगा जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन सब चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो। और ऐसा भी बात नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता, बहुत नॉर्मल है। अगर आप चीज़ों को समझ के करते हो तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, और ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो इन सब चैप्टर को आप आराम से देख सकते हो। अगर कुछ कुछ चैप्टर अगर आपको लगता है कि वो हार्ड है तो इतना हाई से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मतलब उतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों के दिमाग में है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन वो बहुत डीपली पूछता है, तो रेलवे एग्जाम में डीपली का कोई काम नहीं है। वो एसएससी के एग्जाम में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपका ज्योमेट्री में, मगर यहाँ पर कुछ आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क की आपको जरूरत है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ चुका है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सब चीज़ आप लोग एक बार देख लो और समझ लो, और आपको जो लगता है ठीक वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ चुका है। तो आप चाहे किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ना आपको सेम ही चीज़ है जो आप पढ़ रहे हो, बस आपका जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। इसके लिए आपको रणनीति भी जो बनाना होगा वो अलग अलग आपको बनाना होगा, बात बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ चुका है। अब आप लोग देख लीजिए, अभी आपके पास काफ़ी समय है चीज़ों को समझने का। अब आप लोग जो अगर पहले से पढ़ भी रहे हो तो देख लो कि कोई चैप्टर आपसे छूटा है तो उसको कवर कर लो। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो बस इसी तरीका से आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।